हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होता है वो डिस्कस किया था। आज हम लोग नॉर्म्ड स्पेसेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक हमने सेट आर एन पे दो टाइप के नॉर्म देख लिए हैं। एक की डेफिनेशन थी, एक था आर एन से आर में जो डिफाइन था नॉर्म 2, फिर एक था नॉर्म इन्फिनिटी जिसको हम यूनिफॉर्म नॉर्म भी कहते हैं। और आज हम एक और टाइप का नॉर्म आर एन पे पढ़ने जा रहे हैं जो है नॉर्म पी। ये केवल उस फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है, अच्छा फिर से हमने सेट लिया है आर एन, वेक्टर स्पेस आर एन लिया है, और पी के लिए क्या कंडीशन ली है कि पी हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और लेस देन इन्फिनिटी है। अगर ऐसा कोई भी रियल नंबर हमारे पास है तो हमने उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करा है। रिप्रेजेंटेशन सबस्क्रिप्ट में पी इसलिए रखा है क्योंकि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये पी पे डिपेंडेंट है। हर एक पी के लिए एक नया फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो डिफाइन करा है नॉर्म पी आर एन से आर में एज फंक्शन की वैल्यू एट एक्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई टू द पावर पी समेशन वेरिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p, जहाँ पे एक्स आई क्या है, ith कोऑर्डिनेट है एक्स का। क्योंकि एक्स हमारा ऑर्डर्ड n टपल है तो इसमें से हर एक कोऑर्डिनेट को उठा करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे टू द पावर p प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू टू द पावर p, ऐसा करते करते n तक और फिर पूरे की पावर 1 by p। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन डिफाइन है। देखते हैं कि ये फंक्शन नॉर्म कब बनता है और कब नहीं बनता। तो हम लोगों को ये देखना है, ये मेरा क्लेम है कि p जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये जो फंक्शन है ये नॉर्म बनेगा आर एन पे, लेकिन जब भी p लेस देन 1 होगा तो ये फंक्शन नॉर्म नहीं बनेगा। जब हम प्रूफ करते हैं कि कोई चीज़ ट्रू है तो वो हम इन जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर करके प्रूफ करते हैं, लेकिन अगर हमें दिखाना है कि ये नॉर्म नहीं है, यानी कि हमें क्या दिखाना होगा कि उन चारों कंडीशंस में से जो एक फंक्शन को सेटिस्फाई करनी होती है नॉर्म बनने के लिए, उन चारों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फेल हो रही है, और जो कंडीशन फेल हो रही है उसके लिए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे आर एन में जिसके लिए वो कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लेम 1 देखते हैं कि जब भी मेरा p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो जो ये p फंक्शन मैंने डिफाइन करा है ये एक नॉर्म बनेगा आर एन पे। इसके लिए मुझे सबसे पहले नॉन नेगेटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में ही एब्सोल्यूट साइन इन्वॉल्व है। तो एक्स आई का एब्सोल्यूट साइन, एक्स आई क्या है, रियल नंबर है, तो एक्स आई का एब्सोल्यूट साइन नॉन नेगेटिव होगा, तो उसकी कोई भी पावर ले लूँ, क्योंकि एक्स आई रियल नंबर है तो एक्स आई का एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, और ये हर एक आई के लिए ट्रू होगा, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n सबके लिए ट्रू होगा। तो एक्स आई की पावर p भी नॉन नेगेटिव होगा, कोई एक नॉन नेगेटिव नंबर की पावर कुछ भी ले लूँ नॉन नेगेटिव ही होती है। और क्योंकि सारी की सारी i 1 से लेकर के n तक हर एक एक्स आई की पावर p नॉन नेगेटिव है तो उन सब का सम भी नॉन नेगेटिव होगा, और जब सम नॉन नेगेटिव है तो उसकी पावर कुछ भी ले लूँ नॉन नेगेटिव ही होगा। और ये क्या है, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो यानी कि p फंक्शन की वैल्यू एट x क्या है, नॉन नेगेटिव है। सेकेंड कंडीशन हमको क्या दिखानी होती है कि फंक्शन की वैल्यू x पे जीरो होने का मतलब कि x जीरो है, और अगर x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो होगी। ये कैसे शो करेंगे, हम लोगों ने कंसिडर करा कि फंक्शन की वैल्यू एट x जीरो है, जहाँ पे x क्या है, आर एन का कोई एलिमेंट। आर एन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, x1 x2 xn एन टपल्स टाइप के, ऑर्डर्ड एन टपल्स टाइप के। तो x की रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। तो अगर हमने लिया है कि फंक्शन की वैल्यू एट x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू बाय डेफिनेशन है क्या, समेशन एक्स आई टू द पावर p आई रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p। तो यानी कि ये ज़ीरो है। अगर किसी भी नंबर की कोई पावर ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है इनसाइड द पावर वही ज़ीरो है। तो यानी कि हमारा यहाँ से 1 by p हट के क्या आया, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई टू द पावर p इज़ ज़ीरो। और ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, क्योंकि अगर ये होता है, अगर इनसाइड वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब पावर कुछ भी लगा लो आप, ज़ीरो ही होगा, और अगर पावर ज़ीरो है इसका मतलब उस पावर के इनसाइड जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब ये क्या है कि समेशन ज़ीरो है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये जो नंबर है ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर्स का अगर सम ज़ीरो है इसका मतलब हर एक नंबर जो है वो ज़ीरो होता है। नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम एक ही कंडीशन पे ज़ीरो हो सकता है, जब उसमें से हर एक नंबर ज़ीरो हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आई टू द पावर p ज़ीरो होगा हर एक आई के लिए, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n के लिए, ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर हर एक एक्स आई टू द पावर p ज़ीरो है तो उनका सम भी ज़ीरो होगा, इसलिए इफ़ एंड ओनली इफ। और किसी भी नंबर की पावर, किसी भी रियल नंबर की पावर p अगर ज़ीरो आ रहा है और वो रियल नंबर नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है इनसाइड द पावर वो खुद ही ज़ीरो है। ठीक है, और एक्स आई ज़ीरो है हर एक आई के लिए, इसका मतलब कि हर एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, हर एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, यानी कि एक्स हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो है आर एन का। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। हम यहाँ से चले थे इफ़ एंड ओनली इफ करके एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे पहुँचे। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी एल्फा एक्स होगा नॉर्म फंक्शन के अंदर तो एल्फा जो है वो एब्सोल्यूट साइन के बाहर आ जाएगा, एब्सोल्यूट साइन लेकर के नॉर्म से बाहर निकल जाएगा। तो हमने कंसीडर करा
फंक्शन के अंदर अल्फा एक्स, जहाँ पे अल्फा हमारा कोई स्केलर है और एक्स हमारा वेक्टर है आर एन में। एक्स जो है वो एन टपल्स टाइप का दिखता है, तो जो अल्फा स्केलर है वो हर एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हर एक कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और बाहर क्या है, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन खोलेंगे तो क्या होगा, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स आई टू द पावर पी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p। यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। अगर x और y दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे एब्सोल्यूट साइन है तो किसके इक्वल होता है, अल्फा एक्स मल्टीप्लाई बाय अल्फा वाई के। और ऐसे ही अगर एक्स वाई दोनों मल्टीप्लिकेशन में और उनकी पावर में कोई एलिमेंट है तो वो पावर में जो एलिमेंट होता है वो भी हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि अगर अल्फा है और एक्स आई है तो ये पहले मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, और ऐसी पावर पी भी दोनों में अलग अलग चली जाएगी। अब ये समेशन जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स आई पे। ये किसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, एक्स आई की, क्योंकि आई डिपेंडेंसी दिखा रहा है ना, आई वन के लिए एक्स वन होगा, आई टू के लिए एक्स टू होगा। अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, तो यानी कि हम इसको समेशन के बाहर ले जा सकते हैं, और समेशन के बाहर हम उसको जैसे ही ले गए तो पावर 1 by p भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग अलग। अल्फा p टू द पावर 1 by p क्या बचेगा, केवल मॉड अल्फा। और ये जो नंबर बचा ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x है बाय डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। तो हमने कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए आर एन में से, तो इन दोनों का सम जब हम फंक्शन के अंदर लेंगे तो बाय डेफिनेशन फंक्शन क्या होगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है तो उसका हर एक एलिमेंट किस टाइप का दिखता होगा, x1 प्लस वाई वन, x2 प्लस वाई टू, इस टाइप का दिखता होगा n कोऑर्डिनेट्स तक, xn प्लस वाई एन तक। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखी है, ith कोऑर्डिनेट टू द पावर p आई रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p। यहाँ पे जाकर के हमको इसको क्या दिखाना है, लेस देन इक्वल टू दिखाना है नॉर्म फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस फंक्शन की वैल्यू ऑफ y से। तो यहाँ पे हम मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी हमने करी थी फाइनाइट नंबर्स के लिए भी, कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग इस पूरे सिस्टम को, इस समेशन को, पावर p को 1 by p को एक बार एक्स आई पे सेपरेट कर सकते हैं और एक बार वाई आई पे। तो यानी कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई टू द पावर p आई रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p प्लस एक्स आई प्लस वाई आई, प्लस से सेपरेटेड थे तो अभी भी प्लस से सेपरेटेड ही रहेंगे, और वाई आई के साथ भी सेम, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई टू द पावर पी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर 1 by p। ये है मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी। और ये बाय डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x, और ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट y। तो ये चीज़ हमने शो कर ली कि फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस फंक्शन की वैल्यू एट y। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन करा था ये एक नॉर्म है, और क्योंकि ये एक नॉर्म है तो आर एन विद दिस नॉर्म एज अ नॉर्म स्पेस फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमने दिखाया p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। क्यों, क्योंकि जो मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी हमने यूज़ करी वो p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही है। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन दिखाई थी वहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने p का यूज़ नहीं करा था, मतलब p की वैल्यू क्या हो तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं करा। बाकी सारी कंडीशंस बिना p की वैल्यू को डिफाइन करे ही हो गई थी, लेकिन जहाँ पे हमने मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी यूज़ करी, मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी कहती है कि p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी लगाने के लिए हमको p की वैल्यूज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी, p हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया था तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, इसीलिए ये हमारा नॉर्म बन गया p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब हम देखेंगे ये p लेस देन 1 पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो p लेस देन 1 के लिए हमने कोई एग्जाम्पल सोचना है जो कि ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करता हो। क्यों, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस तो हमारी p को देखे बिना ही पूरी हो जा रही थी कि मतलब p क्या वैल्यू है ये हम लोगों को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो यानी कि एक ही टाइम पे प्रॉब्लम आई थी वो मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी में थी, यानी वो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को प्रूव करने में थी। यानी कि हमको ऐसे एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे जो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करते हो। तो हमने x लिया 1 बाकी सारे 0, y लिया 0 बाकी सारे 0, ठीक है। x में हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 लिया और y में हमने सेकंड कोऑर्डिनेट में 1 लिया। आप ऐसे और कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि आपको x में एक प्लेस पे 1 लेना है और y में किसी डिफरेंट प्लेस पे 1 लेना है। तो ऐसा भी कर सकती थी मैं कि x पे सेकंड प्लेस में 1 ले लेती, y में फर्स्ट प्लेस पे 1 ले लेती। तो जैसे ही आप लोग कोई भी एग्जाम्पल सोचोगे तो x प्लस वाई क्या है मेरा पास 1 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करा तो फर्स्ट प्लेस ऐड हुए तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और बाकी सारे जीरोस हैं तो जीरोस, ठीक है। अब फंक्शन एट x प्लस वाई क्या होगा, फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारी ith कोऑर्डिनेट है उसकी पावर p, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर p, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही हैं एक्साइज तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए नहीं लगाई है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी टू द पावर p, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है 1 टू द पावर p, प्लस ऐसे ही बाकी सारे के लिए करेंगे, और टू द पावर 1 by p। ये केवल हमने फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है। तो 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p क्या आया, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये आया 2 टू द पावर 1 by p।
अब सेम हम x के लिए करेंगे और सेम y के लिए करेंगे। तो जब x के लिए करा तो 1 के अलावा बाकी सारे जीरोस थे, तो 1 टू द पावर p टू द पावर 1 बाई पी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसे ही y के लिए होगा, एक ही जगह पे 1 है तो फाइनल आंसर में भी 1 ही आएगा। p हमने क्या लिया है, लेस देन 1, तो 1 बाई पी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। p यहाँ न्यूमरेटर में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई पी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। जब 2 है हमारी वैल्यू, उसकी पावर 1 और 1 बाई पी को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, जो पावर बढ़ी वही वैल्यू बढ़ी, तो 2 टू द पावर 1 बाई पी ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। तो 2 टू द पावर 1 बाई पी मेरा क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस वाई है, 2 टू द पावर 1 बाई पी जो कि ग्रेटर देन होता है 2 से। 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, और 1 क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस दूसरे 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू एट y। तो मेरे पास क्या आया, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस फंक्शन की वैल्यू एट y। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी फेल्ड हो गई, और इसीलिए आर इन विद दिस नॉर्म विद दिस फंक्शन इज नॉट अ नॉर्म्ड स्पेस फॉर p लेस देन 1। ठीक है, तो जब हमने ये नॉर्म डिफाइन करा तो वो केवल किसके लिए काम करता है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम लोगों ने अलग से किया था, वो क्या था, p इज इक्वल टू 2 वाला। p इज इक्वल टू 2 वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने करा था r n में भी और c n में भी, वो भी इसी कंडीशन के अंदर आ सकता है।